हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग काफ़ी दिनों से ये तो सुनते आ रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच कभी भी झड़प हो सकती है, अगर युद्ध नहीं हुआ तो भी। क्योंकि बांग्लादेश में जो व्यवहार वहाँ के अंतरिम सरकार के, आप कह सकते हैं कि निर्देश पर या अंतरिम सरकार के गुपचुप मौन पर या आम सहमति पर वहाँ के उद्यम, वहाँ के उत्पाती, वहाँ के विद्रोही जो शेख हसीना को भगाने में कारगर रहे और जिन्होंने बेगम खालिदा जिया और उनके पुत्र के इशारे पर काम करना शुरू कर दिया है और जमायत इस्लामी के इशारे पर काम करना शुरू कर दिया है, और जो लोग पाकिस्तान तथा अन्य के हाथों में खेल रहे हैं, कहा जा रहा है इसमें अमेरिका का भी हाथ है। वे सभी लोग ये चाहते हैं कि जो बाइडेन जब तक अमेरिका में हैं राष्ट्रपति 20 जनवरी तक, तब तक भारत कोई न कोई खुराफात करे जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति प्राप्त किया जा सके। इसी दरमियान एक और भी घटना घटी है, और वो ये है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है, उस सीमा पर मेघालय में वहाँ के अवामी लीग, जिसकी शेख हसीना जिस पार्टी से संबंधित हैं और जो वहाँ सत्तारूढ़ थी, जिनको छोड़ करके भागना पड़ा, उनके पार्टी के एक लीडर मिस्टर पन्ना, इशफाक अली पन्ना उनका पूरा नाम है, उनको उनकी हत्या करके वहाँ सीमा के पास मेघालय में फेंक दिया गया था। यानी उनकी लाश मिली। दूसरे शब्दों में अनुमान लगाया गया कि वो भागे होंगे और उनको जो विद्रोही गुट हैं उन्होंने मार दिया होगा, इसलिए भारतीय सीमा में मेघालय में उनको उनकी लाश मिली है। दूसरे शब्दों में वो नहीं चाहते होंगे कि ऐसी नौबत आवे, या भारत में भाग करके शरण लेना चाहते होंगे, इसी दरमियान उनको मार दिया गया होगा। इस प्रकार की घटनाएं भारत और बांग्लादेश की सीमा पर कई जगहों पर घटी हैं, जहां की कई जगहों पर वहां के हिंदू शरणार्थी और अवामी लीग के कार्यकर्ता भागकर भारत की सीमा में शरण लेना चाह रहे थे, लेकिन उनको रोक दिया गया। सीमा पर ही रोक दिया बीएसएफ के जवानों ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने। तो ये कहा जा रहा है जब से शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 के बाद भारत ने शरण दिया है अपने यहाँ, ठीक है, हिंडन के पास शरण दिया है उधर नोएडा की तरफ, तब से, और जब से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस वहाँ आए हैं और जो अमेरिका के शाह पर काम कर रहे हैं, अमेरिका इनडायरेक्टली भारत का विरोध ही करता है। जो बाइडेन की सरकार या डेमोक्रेट की सरकार भारत को पसंद नहीं करती, केवल इसलिए कि मोदी साहब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए, जबकि भारत के पड़ोस में हर जगह सत्ता परिवर्तन हुआ है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, हर जगह सत्ता परिवर्तन हो। यहाँ तक कि तालिबान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान में भी सत्ता परिवर्तन हो गया, मालदीव में सत्ता परिवर्तन हुआ, मोहम्मद मुइजू आ गए आउट इंडिया के नारे के साथ, या इंडिया आउट के नारे के साथ। इस प्रकार से मोटे तौर पर हम कह सकते हैं भारत के पड़ोस में हर जगह सत्ता परिवर्तन हुआ, सिवाय भारत के। जो बाइडेन की सरकार चाहती थी कि भारत में भी सत्ता परिवर्तन हो जाए, लेकिन वो विफल रही। यानी इसीलिए बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया है, जिसके बारे में एक फ्रांसीसी अखबार ने एक स्टोरी छापी है। खैर, वो तो राजनीतिक बात हो गई पूरी तरह से। हम विदेश नीति और इंटरनेशनल रिलेशंस की बातें कर रहे हैं। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर 5 जगह जो वहाँ के विदेश सचिव हैं, उनका आरोप है कि उन्होंने ये बताया है मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को कि भाई ऐसा है, 5 जगहों पर, कम से कम 5 जगहों पर
फेंस यानी बाड़ा लगाने का काम भारत कर रहा है, बिना बांग्लादेश को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, विश्वास में लिए हुए। हालांकि उन्होंने उस जगहों का नाम तो नहीं क्लियर किया, लेकिन उन्होंने यह बताया है संभवतः जसीमुद्दीन वहाँ के विदेश सचिव हैं, जिन्होंने यहाँ के प्रणय वर्मा, यहाँ के जो हाई कमिश्नर हैं, उनको बुला करके और आपने अपनी चिंता से वाकिफ भी कराया है। और उसी तरह की हरकत भारत ने भी किया। यहाँ के डिप्टी हाई कमिश्नर को बांग्लादेश के नूरुल इस्लाम साहब को बुलाया है और बुला करके अच्छी खासी लताड़ पिलाई है या अच्छा खासा जुलाब दिया है, जुलाब पिलाया है कि भाई ऐसा है, हम सीमा पर अपने तरफ कुछ भी करें उससे आपको क्या मतलब है। आपके यहाँ बिना मतलब का बोगी रेज किया जा रहा है, भारत बांग्लादेश के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब कंसर्न जो है अपने सरकार को बता दीजिए। वहाँ मिस्टर चौधरी हैं जो कि गृह मंत्री हैं, उनके बॉर्डर पर फेंस बाड़ा लगाने के आरोप के बाद से बांग्लादेश की सरकार एक्टिव हो गई और उसने भारत पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। लेकिन सच्चाई है कि भारत अपनी सीमा में बाड़ा लगा रहा है और उसको बांग्लादेश से कोई मतलब नहीं है। बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि भारत किसी भी बहाने उससे युद्ध में उलझ जाए, भले ही उसका कुछ नुकसान हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति मिल जाएगी और लेजिटिमेसी मिल जाएगी कि भारत के इशारे पर ही ये सब कुछ हुआ है। तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के शासन को एक प्रकार से कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाएगी। नरेंद्र मोदी इस बात को समझते हैं और इसीलिए वो भारत को युद्ध की आग में झोंकेंगे नहीं। कम से कम 20 जनवरी तक तो बिल्कुल ही नहीं, जब तक जो बाइडेन वहाँ सत्तारूढ़ हैं। अभी तो आज 13 जनवरी है, 20 जनवरी में अभी एक सप्ताह बाकी है। एक सप्ताह में युद्ध में बहुत कुछ हो सकता है। तो अभी वो नहीं चाहेंगे और युद्ध करने के बाद भारत के प्रति हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की भी सहानुभूति चली जाए, यानी भारत के प्रति जो अभी तक उनकी सहानुभूति है वो भी खत्म हो जाए और वो बांग्लादेश की ओर चली जाए। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के लाख उकसावे के बाद भी वो उसके उकसावे में आने वाले नहीं हैं। और मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश जो आरोप लगा रहा है भारत पर, कल से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में कोई दम नहीं है और भारत सरकार अपनी जगह पर स्थिर है। भारत सरकार ऐसी कोई गलती नहीं करेगी जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति प्राप्त हो बांग्लादेश जैसे छोटे देश को। रही बात शेख हसीना की, तो शेख हसीना को भारत तब तक शरण देता रहेगा जब तक ये सिचुएशन वहाँ शेख हसीना के हिसाब से राइप यानी फ्रूटफुल या उपयोगी नहीं हो जाते, जिससे कि भारत शेख हसीना को भेजकर वहाँ फिर से सत्ता में काबिज करा सके, जिससे वहाँ हिंदुओं की रक्षा हो और भारत में जो भारत विरोधी तत्व हैं वो भी शांत हो जाएं, जो बांग्लादेश में भारत विरोधी तत्व हैं वो भी शांत हो जाएं। मोटे तौर पर नरेंद्र मोदी काफ़ी समझदारी से काम ले रहे हैं और हम उसकी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने सूझबूझ का परिचय दिया है, क्योंकि बांग्लादेश यही चाहता है कि भारत किसी न किसी तरह से बांग्लादेश से उलझ जाए। बांग्लादेश से संबंध तो ऐसे भी खराब हो गए हैं शेख हसीना के पलायन के साथ ही, लेकिन शेख हसीना को की वापसी चाहता है भारत और इसके लिए वो समय का इंतजार कर रहा है। समय होत बलवान, ये पुरानी कहावत है। तो समय अभी उपयुक्त नहीं भारत को दिखाई पड़ रहा है, इसलिए भारत अभी शेख हसीना को बांग्लादेश भेज नहीं सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी को यह उम्मीद है कि जल्द ही बांग्लादेश की स्थिति भारत के अनुरूप होगी। बांग्लादेश और कनाडा खुल करके भारत का विरोध कर रहे थे। कनाडा में तो जस्टिन ट्रूडो गए और अब देखना है कि उनकी फाइनेंस मिनिस्टर आती हैं कि अन्य नेता आते हैं। दो लोग तो मुख्य कंटेंडर हैं, ज़्यादा चांस तो यही है कि उनकी फाइनेंस मिनिस्टर आ जाएंगी और देखना है कि ये कब तक होता है। 24 मार्च तक तो हमको लगता है अभी
जस्टिन ट्रूडो ही रहेंगे, चूंकि कनाडा में जो संविधान और कन्वेंशन है उसके अनुसार वहाँ संसद यानी लोकसभा जो निचला सदन है, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स वहाँ कहते हैं, हमारी लोकसभा की तरह से है, उसको प्रोरॉग करने यानी स्थगित करने, वो भारत में भी है की व्यवस्था है। हालांकि रिजाइन करने के बाद, नहीं रिजाइन करने के बाद तो मंत्रिमंडल अपने आप बर्खास्त हो जाती है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो को वहाँ के गवर्नर जनरल ने काम चलाऊ सरकार की मान्यता दे रखा है, काम चलाऊ सरकार के मुखिया के रूप में कार्य करने की मान्यता दे रखा है, यानी वो अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य तब तक करते रहेंगे। 24 मार्च तक यह संभव है। उसके बाद हो सकता है कि वहाँ लिबरल पार्टी के यानी कनाडा के लिबरल पार्टी के, जिस पार्टी से जस्टिन ट्रूडो बिलोंग करते हैं, कोई आ जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप के अगले एक्शन पर है, चूंकि वो तो पहले दावा कर चुके हैं कि वो कनाडा को अमेरिका का 91वां प्रांत बनाना चाहते हैं। कम से कम ग्रीनलैंड को जरूर देखना होगा डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में क्या करते हैं। बस उनको, वो थोड़े उल्टे खोपड़ी के आदमी हैं, उनको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि वह एक व्यापारी या कारोबारी हैं। भारत में नरेंद्र मोदी भी एक कारोबारी राज्य से आते हैं और वो भी कारोबारी ही हैं। देखना है, इसीलिए दोनों के बीच बोनहोमी यानी अच्छे संबंध बने रहते हैं। देखना है कि आगे ये किस तरह से चलता है। बहरहाल नरेंद्र मोदी की कूटनीति कारगर हो रही है, अफगानिस्तान के मामले में भी और कनाडा के मामले में भी। जो कुछ दिन पहले तक आशंका व्यक्त की जा रही थी, वह आशंका निर्मूल साबित हो रही है। देखना है बांग्लादेश के साथ नरेंद्र मोदी कैसा व्यवहार करते हैं। धन्यवाद।